हेलो दोस्तों, मैं इमरत आराम लोम रोड रीड सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास के अंदर संपूर्ण शिक्षण विधियों के अंदर इकाई विधि की बात की थी। इकाई विधि को हमने कंप्लीट किया और इसके बाद हम आज आगे की क्लास में बात करेंगे आगमन और निगमन विधि की। किसकी? आगमन और निगम विधि, जिसके अंदर हमारी यह चौथी पांचवी शिक्षण विधि है और हम लगभग 40 से 45 शिक्षण विधियां पढ़ेंगे। संपूर्ण सब्जेक्टों की मिला करके पढ़ेंगे। यानी दोस्तों, हम बात करते हैं आगमन और निगमन विधि की। आगमन और निगमन विधि की बात करते हैं तो इसके आदि जनकों की बात करते हैं। किसकी? आदि जनक। आदि जनक की बात करते हैं तो आगमन के तो आदि जनक कौन थे? वो थे अरस्तु। आगमन के आदि जनक अरस्तु और निगमन के आदि जनक प्लेटो थे। कौन थे? प्लेटो थे। दोस्तों, इसका आदि जनक पूछ लिया जाता है आपको तो अरस्तु बताना है और निगमन का आदि जनक पूछ लिया जाता है तो प्लेटो बताना है। यह बात थी जनक आदि जनक की, जिसके अंदर आगमन में अरस्तु, इसको याद रख सकते हैं, ऐसे अरस्तु और निगमन में क्या है? प्लेटो है। आगे हम बात करते हैं इन आगमन और निगमन विधि की विशेषता की। ये क्या कहती है? तो दोस्तों, ये आगमन विधि है, इसे क्या कहा जाता है? प्रयोग विधि भी कहा जाता है। प्रयोग विधि भी कहा जाता है। आगमन विधि को प्रयोग विधि भी कहा जाता है और निगमन विधि को सूत्र विधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूत्र विधि भी कहा जाता है। दोस्तों, आगमन विधि में क्या होता है? एक अध्यापक उदाहरण बालक के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा और बालक उन उदाहरण के माध्यम से क्या करेगा? नियम निकालने का काम करेगा। और निगमन विधि में क्या होगा? अध्यापक बालक को सीधा नियम बता देगा। सर्वप्रथम क्या करेगा? नियम बताएगा, यानी सूत्र बताएगा। उन सूत्र के आधार पर विद्यार्थी क्या करेगा? उनके नियम के परीक्षण करेंगे और उन नियम के परीक्षण के माध्यम से अपने सिद्धांत तक पहुंचेगा। तो हम बात करते हैं आगमन की, तो आगमन किसकी ओर चलती है? उदाहरण से नियम की ओर चलती है और निगमन नियम से सूत्र की ओर चलती है। जिस प्रकार हम आगमन में बात कर सकते हैं आगमन विधि क्या होती है, तो हम हिंदी के माध्यम से समझते हैं। तो हिंदी में हम देखते हैं कि हम जब अगर हम संधि के सर्वप्रथम देखते हैं तो अगर अध्यापक क्या करते हैं? विद्यालय शब्द दे देता है और अन्य शब्द दे देता है तो विद्यार्थी क्या करेगा? इनको तोड़ने का प्रयास करेगा। तब वो क्या करेगा? विद्या धन आले क्या करेगा? विद्या धन आले, आ प्लस आ मिला, यानी यहाँ से आ और यहाँ से आ विद्यार्थी को मिला। तो विद्यार्थी ने एक नियम बनाया। क्या बनाया? कि अगर आ प्लस आ आते हैं तो उसका क्या बनता है? आ ही बनता है। तो ये क्या हुई? हमारी आगमन विधि हुई। यानी अध्यापक ने क्या दिया? उदाहरण विद्यालय का दिया और बालक ने क्या किया? इनको तोड़ करके ये नियम निकाल दिया। इस प्रकार के 4-5 उदाहरण अध्यापक दे देता है और 4-5 उदाहरणों के अंदर अगर ये सेम चीज बालक को मिलती है तो बालक समझ जाता है, चाहे इसको आ प्लस आ से जोड़ो आ बनता है, ए प्लस आ से जोड़ो आ बनता है। तो इस प्रकार वो इस नियम को निकाल लेगा। लेकिन यह क्या करेगा? निगमन विधि के अंदर, निगमन विधि के अंदर शिक्षक क्या करेगा? सर्वप्रथम बालक को बताएगा कि आ और आ को जोड़ने पर आ होता है, ए और ए को जोड़ने पर भी आ होता है और आ प्लस ए को जोड़ने पर भी आ होता है। तो यहाँ विद्यार्थी क्या करेगा? दोस्तों यह विद्यार्थी इन नियमों को रटेगा, यानी इन नियमों को याद कर लेगा और उसके बाद क्या करेगा? शिक्षक उनको उदाहरण देगा विद्यालय, तो इस नियम के आधार पर वो इसको हल करेगा। तो यहाँ क्या हुआ? अगर पहले इन नियमों को शिक्षक पहले इन नियमों को विद्यार्थियों को बताता है तो वहां तो निगमन होती है, और पहले अगर उदाहरण देता है उसके बाद विद्यार्थियों को बोलता है कि आप इनके नियम निकालिए, तो नियम निकाला जाता है। वहां कौन सी विधि होती है? आगमन विधि
होती हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आगमन निगमन विधि की सामान्य बात थी, किस प्रकार होती हैं। आगे हम इनकी विशेषता, इनकी कमियां, इनके सिद्धांतों की बात करेंगे। और इसे आगमन विधि को प्रयोग विधि भी कहा जाता है और इसे सूत्र विधि, निगमन विधि को सूत्र विधि कहा जाता है। देखिए दोस्तों, इनके सिद्धांतों की बात करते हैं तो ये उदाहरण से नियम की ओर चलती है। यानी इसमें सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद उदाहरण के माध्यम से विद्यार्थी क्या करता है, नियम निकालता है। लेकिन निगमन क्या करते हैं, नियम से उदाहरण की ओर चलती है। दोस्तों इन विधियों को हम साथ साथ पढ़ेंगे क्योंकि इनकी विशेषता विपरीत है दोनों के। यहाँ पर क्या किया जाता है, अध्यापक क्या क्या नियम दे दिया जाता है और विद्यार्थी उसे उदाहरण की ओर बढ़ता है। यानी हम गणित के माध्यम से समझे तो अगर 4-5% के अगर 4-5 अध्यापक ने हमें उदाहरण दे दिए तो उसके बाद हम प्रतिशत निकालने के सूत्र को क्या कर लेंगे, आसानी से समझ जाएंगे। 4-5 उदाहरणों को हम निकालेंगे उससे प्रतिशत, तो एक ही चीज मिलेगी तो हम कहेंगे कि यह इसका सूत्र होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अध्यापक सीधा प्रतिशत का क्या करेगा, सूत्र बता देगा और उस सूत्र के आधार पर क्या करेगा, विद्यार्थी उन उदाहरणों को हल करेगा। तो यहाँ क्या हुई, निगमन विधि हुई। आगे हम बात करते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर। यानी आगमन विधि किसकी ओर चलती है, मूर्त से अमूर्त की ओर चलती है। मूर्त से अमूर्त की बात करते हैं तो पहले क्या करेगा, अध्यापक उन चीजों के बारे में बात करेगा जो विद्यार्थी को मूर्त रूप में दिखाई दे रही है। जिस प्रकार अगर वो अध्यापक गाय का अर्थ बताना चाहता है, सबसे पहले ऐसे शब्द का प्रयोग करेगा गाय का। यानी जो विद्यार्थी हर दिन उसके सामने रहता है, उसको देखता है, उन शब्दों का प्रयोग करेगा तो विद्यार्थी बता देगा गाय यह होती है। यानी गाय, विद्यार्थी के मस्तिष्क के अंदर सीधा गाय का चित्र बनेगा, यानी मूर्त चीज का चित्र बनेगा। और उसके बाद क्या करेगा, ऐसी चीजों की बात करेगा जिनको अभी तक विद्यार्थी ने कभी देखी नहीं। तो सबसे पहले क्या करेगा, वो मूर्त चीजों के बारे में बताएगा, उसके बाद अमूर्त चीजों के बारे में बताएगा। तो वहां क्या हुआ, मूर्त से अमूर्त की ओर सिद्धांत की का कौन करती है, आगमन विधि काम करती है। आगमन विधि यानी कोई उदाहरण देगा, उदाहरण के माध्यम से सारी चीज क्या वो 4-5 उदाहरणों से समझ जाएगा विद्यार्थी। तो उसके बाद वो नियम निकालेगा, तो नियम क्या होगा उसके लिए, अमूर्त होगा। लेकिन यह क्या होगी, अमूर्त से मूर्त की ओर चलेगी। यानी विपरीत का मतलब उल्टी चलेगी अमूर्त से। यानी यह क्या प्रयोग करेगा, अमूर्त चीजों का प्रयोग करेगा। अब विद्यार्थी को नियम बताएगा, लेकिन विद्यार्थी को यह पता नहीं है नियम किस प्रकार प्रयोग होगा, इन नियमों के माध्यम से कैसे हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ क्या हुआ, नियम हुए अमूर्त। आगे हम बात करते हैं विशिष्ट सामान्य की ओर। यहाँ क्या दिया जाता है, विशिष्ट ज्ञान दिया जाता है और विशिष्ट सामान्य की ओर बढ़ते हैं। यानी पहले कठिनता आती है, उदाहरणों के माध्यम से उनको जोड़ तोड़ करके उनके नियम निकाल जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, वे नियम उनके बच्चों के लिए क्या समझ में आने के बाद सामान्य हो जाते हैं। लेकिन यार क्या नियम दिए जाते हैं, यानी सामान्य से क्या बात की जाती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं निगमन विधि में। तो यहाँ क्या बात की जाती है, यानी पहले सामान्य नियम बता दिए जाते हैं। यानी नियमों को याद करने के बाद बालक को लगता है हम आसानी से इसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। लेकिन आगे जटिलता बढ़ती जाती है, विशिष्टता की ओर वो बढ़ता है। आगे बात करते हैं विशेष से सामान्य की ओर। यानी पहले इसके अंदर विशेष चीजों को बताया जाता है, उसके बाद सामान्य चीज, और इसके अंदर क्या होता है, सामान्य बताए जाने यानी नियम बताते हैं तो वो क्या होता है, सामान्य चीज होते हैं। उसके बाद उदाहरण दे रहे हैं, यानी विशिष्टता की ओर बढ़ा जाता है। यह क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर काम करती है विधि। यानी पहले किन चीजों की, जो ज्ञात चीजें, यानी मूर्त से अमूर्त के और ज्ञात से अज्ञात एक ही चीज है। पहले जो बालक को ज्ञान है उस ज्ञान के आधार पर बताया जाता है, उसके बाद जो चीज पता नहीं है उसके बारे में बातें की जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या किया जाता है, अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ा जाता है। यानी बच्चे को पता नहीं है, पहले कोई नियम के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन जब वो नियम लिखे तो उन्होंने याद कर लिए और याद करने के बाद क्या किया, उन नियमों का प्रयोग किया तो वो क्या उन नियमों को समझ करके ज्ञात की ओर
बढ़ा। एक ये भी दोस्तों आपको याद रखना है कि इसका सिद्धांत है नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती है। ये विधि आगमन क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती है, और ये क्या बढ़ती है, ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। तो दोस्तों ये बात थी आगमन और निगमन विधि के सिद्धांतों की। तो सिद्धांत हमने पढ़ लिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले वी आता है, विशिष्ट में वी आता है, यहाँ भी वी आता है, और यहाँ क्या आएगा, सामान्य वाली चीज आएंगी, यानी इसके विपरीत क्या होंगे, निगमन के सिद्धांत होंगे। आगे हम दोस्तों बात करते हैं इनकी विशेषताओं की और इनकी अन्य समानताओं की। ये तो इनके सिद्धांत थे, किन सिद्धांतों पर ये कार्य करती हैं, तो ये 4-5 इनके सिद्धांत थे। इसके बाद हम बात करते हैं ये विधि चलती किस प्रकार है। तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, और उदाहरण के बाद क्या होता है, बालक क्या करता है, उसका निरीक्षण करता है, यानी उदाहरण का निरीक्षण करता है, और निरीक्षण के बाद क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, और परीक्षण के बाद क्या होता है, नियम निकाला जाता है। क्या किया जाता है, नियम निकाला जाता है। लेकिन यह क्या होता है, पहले नियम लिखा दिया जाता है बालक को, उसके बाद क्या किया जाता है, उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण के बाद वो क्या करेगा, उनका निरीक्षण करेगा, और निरीक्षण के बाद क्या करेगा, परीक्षण करेगा। यानी हम दोस्तों यह बात करते हैं तो सबसे पहले आगमन में क्या किया जाता है, उदाहरण दिया जाता है, फिर उदाहरण को हल करने का प्रयास बालक करता है निरीक्षण के माध्यम से, यानी उनको देखेगा और उनको हल करने का प्रयास करेगा, और उसके बाद निरीक्षण के बाद वो क्या करेगा, जो नियम निकला है उनका क्या करेगा, परीक्षण करेगा कि इसके माध्यम से यह क्वेश्चन सही हो रहा या नहीं हो रहा। परीक्षण करने के बाद नियम देगा, यानी उसके बाद वो बताएगा कि हाँ ये इस प्रकार से सॉल्यूशन, जैसे हमने बात की थी विद्यालय की, सबसे पहले अध्यापक क्या कहेगा, उदाहरण देगा, यानी विद्यालय का उदाहरण देगा, ये एग्जाम्पल दिया, उसके बाद इसको देखेगा, परखेगा बालक, परखने के बाद बालक क्या करेगा, इनको तोड़ेगा, विद्याधन आले, और इनको तोड़ने के बाद वो क्या करेगा, इनका परीक्षण करेगा, यानी किस प्रकार ये नियम निकला, नियम किस प्रकार निकला, यहाँ से आ निकालेगा, यहाँ से आ निकालेगा, और इनको आ में बदलेगा। यानी ये क्या किया, उन्होंने परीक्षण किया कि इनके माध्यम से ये सही विद्यालय बनता है या नहीं बनता, इनको वापस विद्यालय में बनाएगा, ये आ जोड़ के वापस विद्यालय शब्द बनाएगा, और उसके बाद क्या करेगा, वो ये नियम देगा कि आ और आ को जोड़ने से क्या बनता है, आ ही बनता है। यानी सबसे अंत में वो क्या देगा, नियम देगा। तो ये बात हुई थी इनके कर्म की, यानी उदाहरण से निरीक्षण, निरीक्षण से परीक्षण, परीक्षण से क्या होता है, नियम चलता है। लेकिन यह क्या करेगा, सबसे पहले अध्यापक बताएगा आ, और आ का आ होता है। अब विद्यार्थी इनको अच्छी प्रकार से याद कर लेगा, और उसके बाद उदाहरण दिया जाएगा विद्याधन आले, उसके बाद उदाहरण दिया जाएगा विद्यालय, क्या दिया जाएगा, विद्यालय उदाहरण दिया जाएगा। तो वो क्या करेगा, इनको देखेगा कि मैं इनको कहां से तोड़ूं, यानी सबसे पहले वो ये सोचेगा मैं इनको तोड़ूं कहां से, यानी वो क्या करेगा, निरीक्षण करेगा, तब इनको समझ में आएगा यहाँ से तोड़ा जाए। तब वो क्या करेगा, परीक्षण, परीक्षण किसके माध्यम से करेगा, इस नियम के माध्यम से करेगा। नियम के माध्यम से क्या होगा, वो कहेगा यहाँ आ होगा, उसके बाद यहाँ भी क्या होगा, आ होगा, यानी इस प्रकार ये टूटेगा। तो वो क्या किया, उन्होंने परीक्षण किया। तो ये दोस्तों बात थी इनके कर्म की, ये किस प्रकार विधि आगे बढ़ती है। तो ये नियम, उदाहरण, निरीक्षण, परीक्षण की ओर बढ़ती है, उदाहरण, निरीक्षण, परीक्षण और नियम की ओर बढ़ती है। आगे हम बात करते हैं इनकी विशेषताओं की। तो दोस्तों ये एक क्या है, मनोवैज्ञानिक विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है। लेकिन ये क्या है, मनोवैज्ञानिक, लेकिन ये अमनोवैज्ञानिक विधि है। क्या है, ए मनोवैज्ञानिक विधि है।
दोस्तों ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर कार्य करती है, अमनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर कार्य करती है। यानी मनोविज्ञान के सिद्धांत ये नहीं कहते हैं कि पहले बालक को नियम दो उसके बाद उदाहरण दो। मनोविज्ञान ये कहते हैं जितनी ज्यादा बालक खुद प्रयास करेगा उतना ही ज्यादा सक्रिय होगा और ज्यादा सीख पाएगा। इसलिए ये विधि क्या है, अमनोवैज्ञानिक है। आगे हम बात करते हैं, ये विधि खोज विधि पर कार्य करती है। किस विधि पर? खोज विधि पर कार्य करती है। ये विधि दोस्तों खोज विधि पर कार्य करती है, लेकिन ये विधि किस विधि पर आधारित है? सूत्र विधि पर आधारित है। सूत्र विधि पर कार्य यानी दोस्तों ये विधि किस विधि पर कार्य करती है? खोज विधि पर कार्य करती है। यानी बालक इसमें क्या करता है, उदाहरण दिया जाता है बालक को, तो उसके बाद नियम को खोजने का कार्य बालक यहाँ किया जाता है। लेकिन यहाँ क्या सूत्र विधि यानी सिर्फ सूत्र को रटने का काम बालक करता है निगमन विधि में। आगे हम बात करते हैं इनकी विशेषताओं की। इस ये विधि क्या करके सीखने सिद्धांत पर कार्य करती है। करके सीखने दोस्तों यहाँ बात की जाती है, ये विधि क्या की जाती है, करके सीखने सिद्धांत पर कार्य करती है। यानी बालक इसके अंदर स्वयं उदाहरण के माध्यम से नियम निकालता है, लेकिन ये करके सीखने सिद्धांत पर कार्य नहीं करती है, क्योंकि इसमें अंदर नियम अध्यापक ने बताए, बालक ने सिर्फ इसे रटने का काम किया। या करके सीखने का सिद्धांत नहीं होगा। दोस्तों आगे हम बात करते हैं इनकी विशेषता की। तो इसके अंदर क्या होता है, तर्क शक्ति का विकास होता है। तर्क शक्ति का विकास होता है। किसका विकास होता है? तर्क शक्ति का विकास होता है। दोस्तों हम बात यहाँ करते हैं तर्क शक्ति की। तो उदाहरण मिलेगा बालक को, तो उसके बाद वो सोचेगा, विचार करेगा, तर्क करेगा, चिंतन करेगा, मनन करेगा, और मनन करने के बाद वो निरीक्षण करेगा, निरीक्षण परीक्षण की ओर बढ़ेगा, फिर नियम निकालेगा। तो यहाँ उसकी क्या होगी, तर्क शक्ति बढ़ेगी। लेकिन यह तर्क शक्ति का विकास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि उन्होंने कुछ भी सोचा नहीं, कुछ भी समझा नहीं, उन्हें कोई तर्क नहीं किया, कोई चिंतन नहीं किया। अध्यापक ने नियम बताया और उन्होंने सिर्फ स्मरण करने का काम किया, यानी रटने का काम किया। यह तर्क करने का उन्होंने काम नहीं किया और उन नियम को अप्लाई किया और अप्लाई करके उनका उत्तर निकाल दिया। तो यह क्या नहीं हुआ, तर्क शक्ति का विकास नहीं हुआ। दोस्तों हम ये पूरी चीज नहीं लिखे, सिर्फ नहीं लिखता हूं और आप समझ जाइए कि यहाँ तर्क शक्ति का विकास होता है या नहीं होता है। दोस्तों ये बात थी। इसके बाद हम आगे इनकी विशेषताओं की बात करते हैं। दोस्तों आप इनके अच्छी प्रकार से नोट्स बना लीजिए। आपको अच्छी शिक्षण विधियां यहाँ देखने को मिलेगी, 40 से 45 शिक्षण विधियां, जिनको आप रीट के एग्जाम के समय 2 या 3 घंटे के अंदर रिवीजन कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इनके ये विधि है दोषों की। देखिए दोष कमियां हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे, लेकिन इनको समझेंगे दोनों को साथ साथ। इनके लिए क्या होती है, समय व श्रम अधिक खर्च होता है। क्या होता है, अधिक खर्च होता है, खर्च होता है। दोस्तों ये क्या होता है, समय और श्रम अधिक खर्च होता है। अधिक तो खर्च होना ही है, क्योंकि सबसे पहले उदाहरण मिलेगा तो बालक उसको 4-5 बार उदाहरण का परीक्षण करेगा। अगर नियम सही नहीं निकलेगा तो और उदाहरण का परीक्षण करेगा। तो यह निश्चित नहीं है कितना समय लगे। तो यहाँ क्या होता है, समय और श्रम अधिक खर्च होता है, लेकिन यहाँ क्या होता है, कम खर्च होता है। यह समय और श्रम कम खर्च होता है। कम क्यों होगा, अगर नियम उनको याद होगा तो झट से उसका उत्तर निकाल सकता है, यानी तुरंत उसका उत्तर निकाल सकता है नियम के आधार पर। तो यहाँ क्या होगा, समय और श्रम कम खर्च से होगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों इसकी विशेषता की, आगे की बात करते हैं। तो ये क्या है,
तथा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए उपयोगी। यानी दोस्तों हम यहाँ बात करते हैं आगमन विधि की, तो ये उच्च कक्षा और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। लेकिन ये क्या है, निम्न कक्षा तथा पिछड़े विद्यार्थियों के लिए। दोस्तों हम यहाँ बात करते हैं उच्च कक्षा की, तो ये विधि क्या करती है, उच्च कक्षा के लिए उपयोगी और प्रतिभाशाली यानी छोटा बालक है जो उदाहरण के माध्यम से नियम नहीं निकाल सकता है। नियम क्यों नहीं निकाल सकता है, क्योंकि उसके अंदर अभी तक इतनी तर्क शक्ति का विकास नहीं है, सोचने विचारने की क्षमता का प्राथमिक कक्षा के अंदर बालक विद्यार्थी के अंदर क्षमता का विकास नहीं होता है। इसलिए वो क्या करेगा, या इन उदाहरणों के माध्यम से नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर उच्च कक्षा का कोई विद्यार्थी है तो वो इन उदाहरणों के माध्यम से आसानी से विधि को समझ पाएगा। या प्रतिभाशाली होना जरूरी है। अगर कोई पिछड़ा विद्यार्थी है, उनकी इतनी मानसिक क्षमता नहीं है तो वो उदाहरण के माध्यम से नहीं समझ पाएगा। उनकी सिर्फ रटने की क्षमता है तो वो तो सिर्फ सूत्रों को याद कर पाएगा। यहाँ क्या होता है, निम्न कक्षा के लिए यानी छोटी कक्षा के बालक को भी आप अगर नियम बता देंगे तो उन नियम के आधार पर वो इस विधि से उन क्वेश्चनों को हल कर सकता है। पिछड़े विद्यार्थी यानी पिछड़े हुए विद्यार्थी भी क्या कर सकते हैं, इन नियमों को याद आसानी से कर सकते हैं। आगे की हम दोस्तों इस विधि की बात करते हैं, इन विधियों के गुणों की या दोषों की या विशेषताओं की। तो आगे की बात में हमारी आगे बात आती है इनकी। एक दिन आगमन विधि की आप विशेषताएं लिख लीजिए कि यह व्याकरण के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि, यानी यह व्याकरण के लिए आगमन विधि क्या है, सर्वश्रेष्ठ विधि है। यानी जब व्याकरण शिक्षण हम पढ़ा करते हैं तो वहां पर क्या होता है, ये सबसे ज्यादा काम आती है। जैसे हम देख सकते हैं संधि के उदाहरणों के माध्यम से हम संधि को समझाते हैं और अन्य सभी को हम उदाहरणों के माध्यम से समझाते हैं। तो वह व्याकरण के लिए क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ विधि है। आगे की हम दोस्तों इन विधियों के गुणों की और दोषों की बात करते हैं। तो दोस्तों ये विधि क्या है, अध्यापन की श्रेष्ठ विधि है। किसकी विधि, अध्यापन की श्रेष्ठ विधि है। अध्यापन की श्रेष्ठ विधि है। और यह क्या है, अध्ययन व अधिगम की श्रेष्ठ विधि है। अधिगम की श्रेष्ठ विधि। यानी दोस्तों हम ये अध्यापन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, अध्यापन की श्रेष्ठ विधि यानी मतलब पढ़ाने की श्रेष्ठ विधि है। यानी इसके माध्यम से हमें आसानी से पढ़ा सकते हैं। पढ़ाने के लिए यह सबसे ज्यादा उपयुक्त विधि है। अगर कोई अध्यापक पढ़ाता है तो वो आगमन विधि से ही उन्हें पढ़ाना चाहिए। लेकिन ये अध्ययन और अधिगम की श्रेष्ठ विधि है। अध्ययन का मतलब पढ़ने और अधिगम यानी सीखने। यानी यहाँ दोस्तों बात करते हैं, अगर कोई विद्यार्थी स्वयं पढ़ता है तो किसके माध्यम से पढ़ेगा, निगमन विधि के माध्यम से पढ़ेगा। तो सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होगी, निगमन विधि होगी। और अगर कोई चीज सीख रहा है वो सूत्रों के माध्यम से, तो वहां सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होगी, निगमन विधि होगी। आगे की हम दोस्तों बात करते हैं इनकी विशेषताओं की। तो इसमें क्या होता है, मानसिक विकास होता है। क्या होता है, मानसिक विकास से होता। यहाँ दोस्तों आगमन में क्या करेगा, उदाहरणों के माध्यम से वो समझेगा। तो यहाँ क्या, सोचने विचारने की क्षमता भी बढ़ेगी। और सोचने विचारने की जहाँ क्षमता बढ़ती है वह बात होती है मानसिक विकास की। यानी मानसिक विकास
होता है, लेकिन इनके अंदर बिल्कुल मानसिक विकास नहीं होता है, मस्तिष्क क्रियाशील नहीं होता है, क्योंकि नियम को रटा जाता है। आगे हम विशेषताओं की बात करते हैं। यह क्या होता है, रटने की प्रवृत्ति में कमी आती है। यहाँ क्या होता है, यह रटने की प्रवृत्ति में कमी आती है, क्योंकि यहाँ सारी चीज समझ करके सीखी जाती है, यानी अवबोध के आधार पर। लेकिन यहाँ इसलिए यह क्या हुआ, रटने की प्रवृत्ति की कमी हुई। लेकिन यहाँ पर दोस्तों यह वृद्धि होती है। यहाँ यह नियम निगमन विधि तो बिल्कुल रटने की प्रवृत्ति पर ही आधारित है। तो दोस्तों हम आगे की विशेषता की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, सृजनात्मकता तथा आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। यानी आगमन विधि में क्या होता है, सृजनात्मकता, यानी इसके अंदर सोचने विचारने यानी आगे की ओर खोजने विचारने की क्षमता का विकास होता है। और यहाँ क्या होता है, आत्मविश्वास, यानी एक विद्यार्थी ने अगर 2-4 नियम उदाहरणों के माध्यम से सीख लिए तो उनको हाँ विश्वास हो जाएगा कि मैं इस चीज को कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ क्या होती है, कमी होती है। यहाँ सृजनात्मकता और आत्मविश्वास के अंदर क्या होती है, कमी होती है। कमी किस प्रकार होती है, क्योंकि यहाँ उन्होंने सृजनात्मक कुछ सृजन किए ही नहीं, नई चीज उन्होंने कुछ नहीं सीखी, सिर्फ नियमों के आधार पर उन्होंने सीखा है। और यह आत्मविश्वास तो बिल्कुल होगा ही नहीं, उनको भय रहेगा कि ये नियम सही है या गलत है, यानी इन नियमों के माध्यम से जो हम उत्तर प्राप्त कर रहे हैं वो सही है या गलत है। तो इन चीजों का भय रहने से उसके अंदर क्या नहीं होगा, या आत्मविश्वास नहीं होगा। आगे की दोस्तों इनकी विशेषताओं की बात करते हैं आगमन निगमन विधि की। तो देखते हैं इसके अंदर क्या होता है, खोजी प्रवृत्ति, खोजी प्रवृत्ति का विकास होता है। लेकिन यह क्या होता है, स्मरण शक्ति का विकास। और यह क्या होता है, ज्ञान स्थायी होता है, स्थायी ज्ञान। लेकिन यह क्या होता है, अस्थायी ज्ञान। तो दोस्तों हम बात करते हैं या खोजी प्रवृत्ति की। तो यह क्या होता है, अध्यापक जब उदाहरण प्रस्तुत करता है तो बालक क्या करता है, उनको खोजता है, यानी बालक की जिज्ञासा बढ़ती है उनको नियम खोजने की। और यहाँ क्या होता है, स्मरण शक्ति का विकास होता है। स्मरण शक्ति का मतलब होता है सिर्फ रटने की शक्ति का विकास होता है। वो नियमों को सिर्फ स्मरण करेगा, यानी बार बार पढ़ के उन्हें याद करेगा। यह ज्ञान क्या होता है, स्थायी ज्ञान होता है। अगर आपने उदाहरण के माध्यम से प्रैक्टिकल तौर पर कोई चीज को समझ लिया तो वो चीज क्या हो जाती है, हमारे मस्तिष्क में स्थायी हो जाती है। लेकिन यहाँ क्या होता है, अस्थायी ज्ञान होता है। अस्थायी ज्ञान का मतलब अगर हमने नियम पढ़े हैं, उनको याद किया है, अगर हम भूल गए तो यहाँ हमारी गाड़ी बंद हो जाती है, यानी हम प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ हम वापस नियम निकाल सकते हैं उदाहरण से, तो यहाँ हमारी गाड़ी चलनी बंद हो जाती है, यानी अस्थायी ज्ञान होता है अगर हम नियमों को भूल गए तो। आगे हम बात करते हैं तो इस विधि के अंदर क्या होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, यानी आगमन विधि में क्या होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। आगे हम आगमन विधि का बात करते हैं, आगमन विधि के गुणों की। तो यहाँ क्या करता है विद्यार्थी, सक्रिय रहकर ज्ञान ग्रहण करता। दोस्तों यहाँ पर विद्यार्थी क्या करता है, सक्रिय रहकर ज्ञान ग्रहण करता है, यानी वो विद्यार्थी स्वयं नियमों को खोजता है। तो वो क्या रहेगा, अगर आप कोई भी चीज को खुद करोगे तो वहां क्या होगे, आप सक्रिय होंगे। अगर कोई अध्यापक बता रहा है या कोई दूसरा आपको उनके बारे में बता रहा है तो वहां आप इतने सक्रिय नहीं रहेंगे।
और अगर किसी ने आगमन विधि से कोई काम करता है तो उसके अंदर क्या होती है, निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है, क्षमता का विकास, यानी निर्णय लेने की क्षमता का क्या होता है, विकास होता है। निर्णय लेने की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो वो क्या करेगा, सिर्फ उदाहरण के माध्यम से नियम निकाल सकता है, यानी जो बंदा जिसको कुछ भी चीज का पता नहीं उनके नियम निकाल सकते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र के अंदर कोई निर्णय लेना है, आगे अपने भविष्य के बारे में निर्णय लेना है, तो वो अच्छी प्रकार से ले पाएगा। लेकिन यहाँ क्या करेगा, वो निर्णय नहीं ले पाएगा। आगे हम बात करते हैं एक इन दोनों की कॉमन विशेषता की। तो कॉमन विशेषताओं की बात करते हैं तो क्या होती है, यहाँ क्या होता है, यह विधि है जो अवबोध केंद्रित है, अवबोध केंद्रित विधि है। किस केंद्रित, अवबोध केंद्रित विधि है। लेकिन यह विधि क्या है, स्मृति केंद्रित विधि है। यानी यह विधि किस पर है, अवबोध, अवबोध का मतलब होता है समझ पर आधारित विधि है, यानी यह क्या होता है, समझ विकसित होती है। लेकिन यह स्मृति केंद्रित विधि है, यानी स्मरण शक्ति का विकास होता है, यानी सिर्फ रटने की शक्ति का विकास होता है। दोस्तों ये तथ्य, इन आगमन विधि के जो तथ्य थे, ये तथ्य आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके बाद दोस्तों आगे की क्लास के अंदर क्या जो ये तथ्य पढ़े थे, इसके बाद हम 2-4 कथन पढ़ेंगे आगमन निगम विधि के, उसके बाद आगमन निगम विधि के भेद भी हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास आगमन निगम विधि, जिसके अंदर हमने इनके सिद्धांत के बारे में बात की, विशेषता के बारे में बात की थी और कमियों के बारे में बात की थी। और आगे की क्लास में हम इनके कथन पढ़ेंगे, इनके चरण पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल रीड सक्सेस पॉइंट को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।